ग्रेविटी का इफेक्ट अब लगता है शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के समय में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए, जिसके बाद मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होने के कारण कैपिटल इक्विटी मार्केट्स में फ्लो हुआ। ऐसे में दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, स्पेशली इंडियन मार्केट्स, अपने ऑल टाइम हाईज पे चली गई थी। कई सारे स्टॉक्स ने सिर्फ एक साल के पीरियड में ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए थे। मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी का असर सिर्फ स्टॉक्स पर ही नहीं, लेकिन हर जगह दिख रहा था। स्टिमुलस पैकेजेस और इकोनॉमिक रिकवरी के सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स ने काफी पैसा भी प्रिंट किया, और ये सब इन्फ्लेशन को ओपन इन्विटेशन देने जैसा था। यूएस में इन्फ्लेशन लेवल्स अपने 40 ईयर हाइस पे हैं। यूके और इंडिया में भी इन्फ्लेशन तेजी से राइज हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ग्लोबली ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में से लिक्विडिटी कम होती है और पब्लिक स्पेंडिंग कम हो जाती है। इससे बढ़ते इन्फ्लेशन पर ब्रेक तो लगती है, पर साथ ही साथ इसका सीधा असर हमें स्टॉक मार्केट्स पे भी देखने को मिलता है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, फिर चाहे यूएस मार्केट्स हो या इंडियन। इस मार्केट वॉलेटिलिटी में हर कोई मार्केट के बॉटम आउट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मार्केट्स एलिवेटर से नीचे तो आई हैं, पर वो वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगी या फिर एलिवेटर का, ये बताना मुश्किल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मार्केट रिकवरी के बारे में। क्या मार्केट्स ने अपना बॉटम टच कर लिया है या अभी तो बेयर मार्केट की सिर्फ शुरुआत ही हुई है? जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय इन सवालों पे। आज के वीडियो में हम आपको फॉलोइंग एक्सपर्ट्स के व्यूज दिखाएंगे। पंकज टिब्बरवाल को फंड मैनेजमेंट की फील्ड में 13 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कोटक एएमसी में शामिल होने से पहले ये प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की फंड मैनेजमेंट टीम में थे। अश्वथ दामोदरन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के जाने माने प्रोफेसर हैं, जो वहां कॉर्पोरेट फाइनेंस और वैल्यूएशन जैसे की सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। चामत पलिया एक कैनेडियन और अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट, इंजीनियर, एसपीएसी स्पॉन्सर और साथ ही में फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सोशल कैपिटल हैं। मार्को कोलानोविक जेपी मॉर्गन में मैक्रो क्वांटिटेटिव एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च के ग्लोबल हेड हैं। तो चलिए पहली क्लिप सुनते हैं पंकज टिब्बरवाल की। पंकज टिब्बरवाल जुड़ रहे हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ शो पे। आपके पीछे एक बहुत ही शानदार सा बुल का पिक्चर नज़र आ रहा है मुझे। ये आप हमें छेड़ने के लिए लगाएं कि अभी कोई बुल आने वाला नहीं है आसपास, या आप ये होप दे रहे हैं हमें कि देखिए घबराइए मत, बुल रन बरकरार है और कुछ महीने के बाद वापस हम अपवर्ड जर्नी शुरू कर देंगे? गुड मॉर्निंग अजय भाई। अगर आप देखें तो लास्ट 6-8 महीने से हम कॉशियस मार्केट पर काफी साउंड कर रहे हैं, और हमारा ये व्यू था कि आने वाले समय में महंगाई दर काफी तेजी से ऊपर आएगा और सेंट्रल बैंकर्स कहीं ना कहीं मार्केट में ये काफी बिहाइंड चल रहा है। एंड अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ओवर ऑब्सेस्ड हो गए हैं इन्फ्लेशन को लेके, और अभी सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है ग्लोबल ग्रोथ पर। जो कई सारे आंकड़े हम देख रहे हैं उससे ये क्लियर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स आ रही है कि ग्रोथ ग्लोबली बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रहा है। और हमारा ये मानना है कि ये मूवी 2 हाफ में होगी। पहली हाफ आपने देखी कि महंगाई दर, जिसके कारण सारे सेंट्रल बैंक ब्याज दर को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ कर रहे हैं। और इंटरमिशन के बाद जो दूसरा हाफ आएगा उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंकर्स नवंबर के बाद, जब यूएस में इलेक्शन खत्म होंगे, उसके बाद ये कॉग्निजेंस लेंगे कि कहीं ना कहीं ग्रोथ सैक्रिफाइस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा है, और जो 401k प्लान यूएस में जो हर नागरिक के पास है, वहां पर बॉन्ड, इक्विटी, क्रिप्टो सब जगह लॉसेस हैं। तो ये एक कॉग्निजेंस देखा जाएगा नवंबर दिसंबर, और वहां हमें लगता है कि रिस्क एसेट्स पर वापस रुझाव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ की तरफ सोचेंगे। तो नेक्स्ट 3-4 महीने में हमें लगता है एक अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में। नेक्स्ट 2-3 महीने में आप अपने गन पाउडर, आप अपने कैश को रेडी रखिए, और डिप्लॉयमेंट के लिए समय मौका मिलेगा। उस समय फिर आप भयभीत ना हो। अगर अच्छे कंपनियां, अच्छे बिजनेस आपको अच्छे सस्ते दाम पर मिले, और निवेशकों को जो इक्विटी में अंडरवेट है
ये मौका अच्छा रहेगा नेक्स्ट 6 महीने में आपको निवेश करने का। पंकज टिब्बरवाल इस वीडियो में समझाते हैं कि एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन आज देखने को मिल रहा है उसे कंट्रोल में लाने के लिए कभी ना कभी सेंट्रल बैंक्स को इंटरफियर करना ही था। एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स जब कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए कैपिटल रेज करना कॉस्टली हो जाता है और उनके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिवली असर पड़ता है। इसलिए पंकज टिब्बरवाल के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल्स पे ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और आज से कुछ महीनों बाद सेंट्रल बैंक ये रियलाइज करेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ सैक्रिफाइस हुई है और ऐसे में सेंट्रल बैंक्स फिर से ग्रोथ बूस्ट करने और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने पे फोकस करेंगे और तब मार्केट्स में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। पंकज के अनुसार साल के एंड तक सेंट्रल बैंक्स के ग्रोथ सेंट्रिक एक्शंस निवेशकों को राहत दे सकते हैं। अब सुनते हैं सेकंड क्लिप जहां चामक पलिया-पितिया अपने व्यूज बता रहे हैं करंट बेयर मार्केट पे और उसकी क्या वजह हो सकती है। Pseudo-scientific economists who coined this thing called modern monetary theory, which basically said, hey, you can keep printing money and introducing it into the economy to smooth things out and to actually drive long-term growth. And it turns out that a bunch of government officials fell for it. And if you fast forward to 2022, so 14 years later, governments around the world had printed something to the tune of about 35 odd trillion dollars of money into the economy that should have never been there. So the thing to remember is we have not necessarily just been obfuscating true supply demand in the last 6 or 8 months when we've been talking about a recession or inflation. We've been actually doing it since 2008. It's just that it's been building up in the system. So one of the things that we have to realize is that all of that money somehow needs to get destroyed in some way, shape, or form if the true economic equilibrium is meant to be found. What is true supply? What is true demand in the absence of government sloshing money around, trying to prop up things that should not be propped up, or buying votes, or all the grifts that these folks have engaged in the last decade and a half have to get undone. So that's the backdrop. So if you think about taking $30 trillion out of the global economy, you're talking about almost, I think it's 85 trillion is the world GDP. So it's almost half of an entire year's worth of global GDP. It's going to take 3 years probably of the slow, meticulous, running off of money, not reintroducing new money. So it seems like we're at the beginning of something that's going to be long and drawn out. Now that's separate from whether we're in a recession or not. That's just the bear market that we're in, right? And so you have to look at asset prices today as a microcosm of a much larger trend that has to be about fake money pushing asset prices up, and now taking all that fake money out and finding out what the real price of something is. And I just don't think that takes 6 months. So for all the people that were, fingers crossed, hoping that this would be the end of it, Fed raises 75, we're done with this, they're going to raise 75 more. I just think that's not how it's probably going to be. It's going to take, 24, 36 months. That may mean the bottom doesn't happen for another 18 months. So I think we're in for a lot of choppy market act. जैसा कि आपने इस क्लिप में सुना, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सेंट्रल बैंक्स ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैश पंपिंग किया था और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इकोनॉमीज को रिवाइव करने के लिए सेंट्रल बैंक ने मनी प्रिंट की। इस एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से काफ़ी टाइम पहले ही इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हिल गया था। इसलिए चामक के अनुसार मार्केट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिमांड सप्लाई पे चल रही हैं, यानी कि सभी एसेट प्राइसेस चीप मनी से इन्फ्लेटेड थे और अब सेंट्रल बैंक्स मार्केट से इस इजी मनी को बाहर निकाल रहे हैं और इस मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से ही मार्केट्स में भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। चामक हमें चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स द्वारा प्रिंट की गई एक्सेस मनी इतनी ज्यादा है कि उसे इकोनॉमी से सक आउट करने में और एसेट्स की ट्रू वैल्यू रियलाइज होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। उनके अनुसार ये करेक्शन एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है और बॉटम टच करने में अभी भी अराउंड 18 महीने और लग सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब सुनते हैं थर्ड क्लिप जहां पे प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन अपने व्यूज़ बता रहे हैं कि क्या ये करेक्शन टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म।
So the big question we all face as we look towards the second half of the year is this pullback temporary like it was in 2020, or whether it's more long term? If it is temporary, then if it's temporary, then I think stocks will bounce back, and you should be in stocks significantly now. But it's the latter, we could be in for some pain, especially given how big a year 2021 was. Remember, we didn't get back to 2000 numbers, the numbers in venture capital and IPOs, for a decade or more. So if it's the latter, you might be in for an extended period where stocks collectively don't have to hurt. But subsets of companies, the youngest companies, money-losing companies, might see an extended period in the trenches. Now, which if you ask me which one I think is more likely, I don't have a crystal ball, but I'll give you my guess. If I had to guess, I think that this is in 2020. We're not going to see a quick pullback, return of risk capital. I think it's more likely to be longer term. How long term, I'm not sure yet. And here's why. Unlike a virus, which is what we were fighting last time, where you can hope for a vaccine that you think will solve everything. We didn't know better, but that's what we thought. No, inflation has no easy fix. I think that fighting inflation is going to take much longer and much more pain than the virus did in markets, at least. In addition, I think that this extended period where risk capital has been easily accessible and almost available to anybody who wants it has led people in the risk capital space to become lazy and sloppy. You see this play out in the riskiest investments in every single asset class, from the young money-losing companies all the way to cryptos. Now, markets have a way of cleaning up, and sometimes you might need a withdrawal, a pullback of risk capital for that cleaning up to happen. Now, whatever the case is, the investment strategies that worked so well over the last decade, you might need to revisit them and think about what to do differently, given that risk capital might be reverting back, if not to depressed levels, to a more normal level. Thank you very much for listening, and I hope you found the session useful. प्रोफेसर दामोदरन कहते हैं कि ये कह पाना तो मुश्किल है कि ये एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड है या नहीं, लेकिन उनके अनुसार इस बार 2020 की तरह क्विक रिकवरी नहीं होगी। कोविड की तरह इन्फ्लेशन की कोई वैक्सीन नहीं है जो बढ़ती महंगाई को जल्दी से खत्म कर दे। 2022 की शुरुआत से ही सभी एसेट क्लासेस में एक स्लोडाउन देख रहे हैं और फियर ने ग्रोथ को टेक ओवर कर लिया है। 2021 स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल, आईपीओस के लिए एक एक्सेप्शनल साल रहा है और इसलिए प्रोफेसर दामोदरन का ये मानना है कि अब मार्केट्स में से रिस्की कैपिटल बाहर जाना शुरू हो गया है, फिर चाहे वो यंग नॉन प्रॉफिट कंपनीज हों या क्रिप्टो। इसलिए इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी चाहिए और इजी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अब सुनते हैं लास्ट क्लिप, जहां मार्को कोलोनोविक अपने व्यूज बता रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी ईयर एंड तक रिकवर हो सकती है और मार्केट्स में अपटर्न देखने को मिल सकता है। Hey, Marco, it's Tim. One of the things I think has been most impressive about your market calls over the years is you've been very balanced and reasonable during periods of hysteria. One of the things you're saying in the second half of the year is that there's going to be a gradual market recovery, possibly a Fed pause, but much lower volatility. And with that, again, some market factors that would be spurring on vol-sensitive investors back into the market. Talk about that, because I think that's critical. Sure. Thank you, Tim. So, yes, basically in the first half of the year, especially first 4 or 5 months, we saw very high volatility, not just in equities. There was very, very high volatility in rates, in bond space. Also, there was, unfortunately, this negative correlation of bonds and rates, equities and rates, which have further made the problem worse. As a result, investors have been de-risking pretty steadily in the first 5 months of the year. So right now, we estimate that, for instance, positioning of these investors, such as Volt Targeters, Risperity, insurance companies, gone down basically to the bottom, to the, call it, 5th percentile. So now what we expect is that volatility normalizes a little bit. So VIX kind of in a low to mid-20s, and that over time pulls inflows. So these investors, they back exposure and they buy equities, and we think that these flows could be around $500 billion
if volatility can sort of stay where it's now and go a little bit lower, so call it VIX in low to mid 20s, so we expect that, and we think that's a part of our thesis why we think market can recover, so positioning is very, very low. मार्को कह रहे हैं कि साल के पहले 6 महीने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी टफ रहे हैं। इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स दोनों में ही काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और इसी हाई रिस्क और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स ने हैवी सेलिंग भी की है। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हाई एनर्जी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स हमने पहले भी देखे हुए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस पहले भी 2010 से 2014 में $100 से $115 पर बैरल तक गए थे। इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर 7.4% यील्ड्स हमें फरवरी 2019 में भी देखने को मिली थी और वहां से इवेंचुअली मार्केट्स ने बाउंस बैक किया। अगर आने वाले कुछ समय में यूरोप में वॉर की सिचुएशन इंप्रूव होती है तो फूड और एनर्जी प्राइसेस फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं। मार्को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके मार्केट्स में वॉलेटिलिटी कम हो सकती है और ऐसे में इन्वेस्टर्स फिर से इक्विटी मार्केट्स की ओर देख सकते हैं। हाँ, अगले कुछ महीनों में स्लो डाउन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर फेडरल रिजर्व कोई फेवरेबल इंडिकेशन दे और कंज्यूमर स्पेंडिंग इन्फ्लेशन के प्रेशर के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रहे तो हमें ईयर एंड में मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की चारों क्लिप्स मार्केट रिकवरी के बारे में, लेकिन जाने से पहले हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहते हैं। फोर्ब्स के एक रीसेंट आर्टिकल के अनुसार हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी मार्केट्स तेजी से बेयर मार्केट टेरिटरी में गिरते हैं तो वो रिकवरी भी उतनी ही तेजी से करते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 1945 से लेके अब तक S&P 500 ने कई बार बेयर मार्केट्स का सामना किया है। अगर आप सबसे रीसेंट बेयर मार्केट को देखें तो मार्च 2020 का क्रैश जितना ही इंटेंस था उतना ही शॉर्ट भी था। स्टॉक मार्केट ने कम समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी। हालांकि अगर आप इस चार्ट में 2007 से 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम का मेगा मेल्टडाउन देखें तो तब का बेयर मार्केट एक लंबे टाइम तक सस्टेन हुआ था और उसे रिकवर होने में भी लगभग 4 से 5 साल लग गए थे। हिस्टोरिकली इस चार्ट की मदद से देखा जाए तो आखिरी के 5 बेयर मार्केट्स में से अधिकतर बेयर मार्केट्स ज़्यादा लंबे समय तक एक्सटेंड नहीं हुए थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जाने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसकी एडवाइस सबसे अच्छी लगी वो हमें आप कॉमेंट्स में बताइए और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वापस जल्दी लेके आएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.